हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीएड सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग से, जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ऑफिस सेटिंग के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, जिसको हम हिंदी में निर्णयन कहते हैं। निर्णयन का अर्थ है खेल के नियमों को ध्यान में रखते हुए खेल के नियमों के अनुसार खेल की अवधि में उत्पन्न हुई निश्चित स्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण करना एवं खेल पर नियंत्रण करना तथा निर्णय की शीघ्रता रखते रखते खेल में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष निर्णय देना व नियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंड देना, ताकि खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या खेल का आनंद उठा सके। ऑफिस सेटिंग का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी प्रकार का खेल आयोजन करते हैं तो उसके अंदर हमें ऑफिशियल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक ऑफिस सेटिंग का काम करते हैं। उसके अंदर हर एक खेल की अलग अलग ऑफिस सेटिंग होती है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल के द्वारा ऑफिस सेटिंग कराई जाती है। जब हम ऑफिस सेटिंग करते हैं तो हमें कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि जो भी खेल हो रहा है उसमें कम से कम बाधाएं उत्पन्न हो और कोशिश हो कि बाधा उसके अंदर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, जिस कारण खेल में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ऑफिस सेटिंग करनी चाहिए। दूसरा है कि जो समय हमको मिला है उसके अंदर ही मतलब जो है खेल ख़त्म हो, इस प्रकार से हमको भी ऑफिस सेटिंग करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का यहाँ पर हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। कुछ इन चीज़ों का ध्यान हमको ऑफिस सेटिंग के अंदर रखना होता है, जैसा कि इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया है इसके अंदर पढ़ के। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम निर्णयन नियमों के अनुसार खेल का संचालन है। मतलब ऑफिस सेटिंग क्या है कि अगर किसी भी खेल का संचालन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, कुछ नियम है, उनको हमें मानना पड़ेगा, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है निर्णयन नियमों के अनुसार खेल का संचालन है। नियम के अनुसार ही खेल का संचालन किया जाता है। आगे देखते हैं, निर्णयन एक कला है जिसके माध्यम से निर्णयन अधिकारी, जो कि ऑफिस सेटिंग करता है, जो ऑफिशियल होता है अधिकारी, नियमों के अंतर्गत खेल प्रतिस्पर्धा से पूर्ण खेल प्रतिस्पर्धा के दौरान एवं खेल प्रतिस्पर्धा के उपरांत संचालन कर प्रतिस्पर्धा के निष्पक्ष परिणाम की घोषणा करता है। मतलब कि खेल से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद, ये सब काम किसका होता है, एक ऑफिशियल का होता है, जो कि एक प्रकार की ऑफिस सेटिंग सभी प्रकार के खेलों में करता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कोचिंग के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे ऑफिस सेटिंग और कोचिंग जानना जरूरी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इनको जानना जरूरी है। कोचिंग लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने या उन्हें किसी चीज़ के लिए तैयार करने में मदद करने का काम या गतिविधि है। मान के चलिए आप एक कोच हैं, ठीक है, और आप बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। आपके पास एथलेटिक्स में बच्चे आते हैं, आप उन्हें ट्रेन कर रहे हैं और आपके ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चे जिला स्तर, ठीक है, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार की कोचिंग कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कोचिंग एक पूर्णकालिक कार्य है और यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोच खिलाड़ियों को ज्ञान प्रदान करता है। कोच अपने छात्रों को न केवल बुनियादी और मौलिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें ऐसा अग्रिम ज्ञान भी प्रदान करता है जो उनके प्रदर्शन में परिपक्वता लाने में मदद करता है। इस प्रकार कोच आधार तैयार करता है जिसके पास विशेष घटना से संबंधित विशेष ज्ञान होता है। आगे देखते हैं कोचिंग में ही। कोचिंग एक उन्नत अवधारणा है जो काफ़ी हद तक छात्र को दी जाने वाली शिक्षा पर निर्भर करती है। बेसिक से लेकर एडवांस स्किल तक इवेंट से जुड़ी हुई हर जानकारी खिलाड़ी को कोच के द्वारा मिल रही है। ठीक है, मतलब जब कोच के पास बच्चा आता है तो बेसिक से एडवांस तक चीज़ों को सीखता है। उसके बाद उसको हर एक स्किल के बारे में जानकारी दी जाती है, किसके माध्यम से, कोच के माध्यम से दी जाती है। आगे देखते हैं, बिना कोच के किसी भी टीम के बारे में सोचना मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कोच नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल है कि आप किसी भी चीज़ में आगे ग्रोथ कर सकें, क्योंकि एक कोच का, एक गुरु का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
आज जब हम विशेषज्ञता की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं तो खेलों में कोचिंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। बिल्कुल, प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी खेल विशेषज्ञता में तकनीकी रूप से अत्यधिक योग्य हों और उनमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुण हों। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएड के एंट्रेंस की, फिजिकल के एंट्रेंस, जो बीपीएड में फिजिकल का एंट्रेंस होता है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एमपीएड में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोचिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। देखिए, ये आप एथलेटिक्स की, फुटबॉल की, हॉकी की, जिस भी खेल की तैयारी कर रहे हैं तो कोच की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कोच ही है जो आपको बता सकता है कि इस प्रकार की स्किल यहाँ पर आपको परफॉर्म करनी है, इस तरह से टेक्निक है, इसको ऐसा यूज़ करना है, तो वो एक कोच ही बता सकता है। बिना कोच के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने कोचिंग के बारे में जान लिया, ऑफिस सेटिंग के बारे में जान लिया, अब आगे चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑफिस सेटिंग। ठीक है, निर्णय के महत्व के बारे में देखते हैं। खिलाड़ियों की रुचि में वृद्धि। सबसे पहला जो ऑफिस सेटिंग का जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है खिलाड़ियों की रुचि में वृद्धि। दूसरा है खेल भावना का विकास। उसके माध्यम से क्या होता है, खेल भावना का भी विकास होता है ऑफिस सेटिंग के माध्यम से। तीसरा है स्वस्थ स्पर्धा का विकास। ठीक है, ऑफिस सेटिंग के माध्यम से क्या होता है, स्वस्थ स्पर्धा का विकास भी होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं खिलाड़ियों में मैत्री भाव का विकास। मतलब कि खिलाड़ी जो हैं, जब दो टीमें आपस में खेलती हैं, भले वो अदर ज़िले की हों, अदर राज्य की हों, अलग अलग राज्य की हों, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपस में मित्रता उत्पन्न होती है, मित्रता की भावना आपस में बढ़ती है। ये भी हमारा एक महत्व है ऑफिस सेटिंग का। फिर आगे देखते हैं, पांचवा देखते हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक। ठीक है, फिर छठा है मनोरंजन का विकास करना। ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस सेटिंग थे। अब आगे देखते हैं, अब हम निर्णायक की मुख्य व्यवहारिक विशेषताएं हम देखते हैं। ठीक है, जो निर्णायक होगा उसकी मुख्य व्यवहारिक विशेषताएं क्या होगी। निर्णायकों का आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए। जो ऑफिशियल हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए। पता चला कि ऑफिशियल की आपस में ही नहीं बनती है, एक दूसरे से नहीं बनती है, या मन मुटाव आपस में है, तो वो डिसीजन क्या देंगे, जाहिर सी बात है रॉन्ग डिसीजन उनका होगा। तो आपस में उनका तालमेल अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सा डिसीजन कमेटी को दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है निर्णायकों का आयोजकों के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जो ऑफिशियल है उनका जो आयोजक, जो कमेटी है या आयोजक जो भी हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो फिर जो भी चीज़ें होने वाली हैं टाइमली, वो डिले होंगी। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, और जिसके कारण जो भी स्पर्धा अगर एक दिन में होने वाली है वो दूसरे दिन भी उसमें लग सकता है, दूसरा दिन भी उसके अंदर हो सकता है। तीसरा पॉइंट है दलों के अधिशिक्षकों, प्रशिक्षणों एवं व्यवस्थापकों से अच्छे संबंध होने चाहिए। जो वहाँ पर जो भी कमेटी हैं या जो भी प्रशिक्षक हैं, जो भी कोच हैं, ठीक है, जो भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी उनका अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए, अच्छा तालमेल होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट कहता है स्वयं पर नियंत्रण अच्छा होना चाहिए। खुद के ऊपर नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो दर्शकों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। भाई दर्शकों के साथ जाहिर सी बात है कि एज ऑफिशियल हम वहाँ पर हैं, कोई भी दर्शक हमसे पूछ लेता है कि सर ये कौन सा इवेंट होने वाला है, या हीट्स कब है, सर फाइनल कब है, फाइनल की टाइमिंग क्या गई। ठीक है, तो उनसे हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, ना कि हम उनसे एक अभद्रता वाला व्यवहार करें। इस प्रकार एज ऑफिशियल हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दर्शक हमसे पूछता है कि सर ये हीट्स किस टाइम है, 100 मीटर इवेंट किस टाइम होगा, तो हमें अच्छी प्रकार से उसको जवाब देना चाहिए कि बेटा ये इस टाइम आपका इवेंट लगा हुआ है और इस टाइम आपका इवेंट कराया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए। फिर छठा यहाँ पे कहता है नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जो भी खेल के नियम हैं उनका आपको अपडेट रहना पड़ेगा। एज ए ऑफिशियल आप हैं तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, और पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 100 मीटर में फर्स्ट फाउल पे खिलाड़ी बाहर कर दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई जगह क्या होता है कि फर्स्ट फाउल हुआ तो लोग चांस दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में अगर कोई भी खिलाड़ी फाउल करता है तो उसको तुरंत ही बाहर कर दिया जाता है, और ये रिले रेस में भी यही नियम लागू होता है। फर्स्ट फाउल जैसे ही सेट की
पोजीशन में, सेट की पोजीशन में खिलाड़ी आता है। जैसे ही फायर करने से पहले खिलाड़ी अगर किसी भी प्रकार मूवमेंट करता है या तो वो दौड़ता है तो वहाँ पर फाउल माना जाता है और खिलाड़ी और या तो रिले की टीम को बाहर कर दिया जाता है। एथलेटिक्स पे भी मैंने विस्तार पूर्वक वीडियोस बनाई हैं, नए नए नियम जो आए हैं एथलेटिक्स के उनको भी मैंने बताया है। आप जा करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या तो वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पूरा एथलेटिक्स का मैंने ट्रैक मार्किंग बता रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग और फिनिशिंग पे भी वीडियो बना रखी है, रिले रेस पे भी वीडियो बना रखी है, शॉर्ट पुट्स पे भी पूरा मैंने बता रखा है, ठीक है। आप ज़रूर जा करके उनको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। निर्णयन अधिकारी की विशिष्ट योग्यता। अब उनकी योग्यताओं के बारे में क्या करते हैं, क्या क्या योग्यताएं उनकी होनी चाहिए जो ऑफिशियल उनकी, ठीक है। सबसे पहला है पॉइंट है आयु, जो आयु है, ठीक है, जो उनका एज है, ठीक है। अधिकारी की आयु 20 से 55 वर्ष के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 55 वर्ष के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। जो ऑफिशियल है वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए। अगर वो बीमार रहेगा तो किस प्रकार ऑफिसिएटिंग वो कर पाएगा। तीसरा पॉइंट है लिखने पढ़ने तथा गिनती करने की योग्यता होनी चाहिए। जो ऑफिशियल है उसको लिखना पढ़ना और गिनती करना आना चाहिए। जिस प्रकार जैसे एथलेटिक्स है, अगर उसमें 5000 मीटर की दौड़ हो रही है, 5000 मीटर की दौड़ हो रही है, तो उसमें आपको 12 एंड हाफ लैप लगाने पड़ते हैं, 12.5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हर एक एथलीट का अलग अलग लैप स्कोरिंग कार्ड होता है, आपको लैप काटने होते हैं, चक्कर काटने होते हैं कि किस खिलाड़ी के कितने चक्कर हो गए हैं। अगर आपको गिनती नहीं आती है, लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो आप एथलीट के लैप जो हैं, एथलीट के चक्कर जो हैं, उनको आप नहीं काट पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है योग्य एवं दृढ़ होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। निर्णयन अधिकारी के मुख्य कर्तव्य। अब उनके जो काम हैं वो मुख्य कर्तव्य हैं, वो क्या है उनको देखते हैं। खेल से पहले के कर्तव्य, मतलब खेल के पहले का जो उनका कार्य है वो, खेल के दौरान कर्तव्य, खेल के दौरान जो कार्य है वो, खेल के पश्चात कर्तव्य, खेल के पश्चात जो उनका कार्य है वो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। निर्णयन अधिकारी के खेल से पहले के कर्तव्य, उनके खेल के पहले की ड्यूटीज़ क्या हैं, मतलब खेल के पहले की उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं उनकी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है खेल से पहले सभी अधिकारियों की एक सभा आयोजित कर आपस में एक दूसरे से परिचित कराना। कई बार क्या होता है कि एथलेटिक्स मीट हो रही है, हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है या फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जगहों से ऑफिशियल आते हैं ऑफिशिएटिंग करने के लिए, ठीक है। कोई अलग ज़िले से है, कोई अलग ज़िले से है, ठीक है। तो उसी दिन आकर के सब इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा मैच हो रहा है, चाहे वो हॉकी का हो या फुटबॉल का हो या एथलेटिक्स का हो, तो एक बार आपस में एक सभा होनी चाहिए, जो भी ऑफिशियल है उनकी आपस में एक दूसरे से परिचय होना चाहिए, ठीक है। ताकि एक दूसरे में जान परिचित बन सके और कोई भी डिसीजन हो तो उसमें किसी भी प्रकार की जो बाधाएं आती हैं वो उत्पन्न ना हो। दूसरा पॉइंट कहता है नियमों की चर्चा कर नए नियम खेल में शुरू हुए हों तो उस पर चर्चा करना। मतलब कहने का ये है कि मतलब आपस में अगर आपने एक मीटिंग रखी है तो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई ये पुराने नियम है, कोई नया नियम तो नहीं आया है। अगर कोई नया नियम आया तो उसको हमें लागू करना है, ठीक है। किस प्रकार लागू करना है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी, तो इस पर भी एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप पुराना जो नियम है वो लागू करते हैं तो बहुत से लोगों को, जो लोग अपडेट रहते हैं, वो बीच में बोल सकते हैं कि सर ये नियम नहीं, ये नियम चल रहा है, तो हमें अपडेट रहना चाहिए और एक बार आपस में भी डिस्कशन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है प्रशिक्षकों की सभा आयोजित कर खेल संबंधी सूचनाएं देना। मतलब आपस में जब सभा लगेगी, ठीक है, आपस में ऑफिशियल इकट्ठा होंगे तो पूरी सूचना होनी चाहिए, भाई इस टाइम ये इवेंट हो रहा है, इस टाइम ये इवेंट हो रहा है, इस टाइम हमारा टी ब्रेक है, इस टाइम हमारा लंच है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जो जानकारी है वो आपस में शेयर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है खेल के मैदानों तथा साधनों की जांच करना। ऑफिशियल का कर्तव्य है कि खेल के जो मैदान है उसकी जांच होनी चाहिए करे, और जो भी उपकरण यूज हो रहे हैं, जो भी साधन यूज हो रहे हैं खेल में, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कई बार होता है जी ट्रैक कहीं पे ऊपर नीचे होता है, कहीं पे ट्रैक पे कंकड़ होते हैं, कहीं पे कांच, कहीं पे कील या ऐसी कुछ नुकीली चीज़ होती है जो एथलीट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक बार एज ए ऑफिशियल कर्तव्य रहता है कि वो एक बार पूरा ट्रैक चेक कर सकते हैं और ट्रैक में जो भी उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी चेक कर सकते हैं।
5वां है स्कोर शीट पर खिलाड़ियों के नाम दर्ज करवाना। ठीक है, ऑफिशियल काम होता है, जो भी खिलाड़ी हैं पार्टिसिपेशन से पहले उनके पूरी लिस्टिंग होनी चाहिए कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, बच्चे का इवेंट क्या है, ठीक है, और बच्चा कहाँ से आया है। ये सब एक तरह का जो बच्चे की डिटेल्स होती है वो ऑफिशियल के पास होनी चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है यहाँ पर सभी निर्णायकों को उनकी स्थिति के अनुसार नियुक्त करना। अब यहाँ पे क्या है, मान के चलिए हमारे पास 5 ऑफिशियल हैं, तो हमको पता होना चाहिए एक हमारा ऑफिशियल है वो रजिस्ट्रेशन में बैठेगा, उसका काम है रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, एक हमारा है वो स्टार्ट पे रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्टर, असिस्टेंट स्टार्टर, रिकॉलर, कई सारे लोग ऐसे होंगे, पर अगर हमारे पास ऑफिशियल काम है तो एक स्टार्टिंग पे चला गया, एक फिनिशिंग पे हो गया। ठीक है, और एक फिर स्कोरिंग जो लिखेगा, जो भी हमारा परिणाम आता है उसको। तो इस प्रकार जो जिसकी ड्यूटी है वो हमको डिवाइड कर देनी चाहिए। ठीक है, 7वां पॉइंट है दोनों टीमों की पोशाक एक जैसी हो तो एक टीम की पोशाक बदलने का आदेश देना। मतलब अगर 2 टीम आपस में खेल रही हैं, दोनों टीम अगर रेड कलर की जर्सी पहने हुई हैं, दोनों टीम एक ही तरह की, तो ये ऑफिशियल का कर्तव्य है कि उनको चेंज करा दें, ताकि पता चले कि एक डिफरेंट है और एक डिफरेंट टीम आपस में खेल रही है। फिर 8वां पॉइंट कहता है दोनों दलों के कप्तानों को मैदान में बुलाकर टास्क करवाना। अगर मैच आयोजित हो रहा है तो दोनों फुटबॉल का अगर मैच आयोजित हो रहा है तो दोनों टीम के कप्तान को बुलाकर पहले टॉसिंग करवानी चाहिए। ये कर्तव्य होता है हमारे ऑफिशियल का। 9 नंबर कहता है अधिशिक्षक या व्यवस्थापक को टाइम आउट स्लिप देना चाहिए। जो भी लोग वहाँ पर जो भी उपस्थित हैं लोग, ठीक है, जो कि हम खेल कमेटी से जुड़े हुए हैं, उनको टाइम आउट स्लिप जो रहती है वो भी प्रोवाइड करानी चाहिए। 10वां पॉइंट कहता है स्कोर शीट पर अधिशिक्षक एवं कप्तान के हस्ताक्षर करवाना चाहिए, ताकि जो स्कोर शीट है वो पूरी की जा सके। 11वां पॉइंट है सीटी बजाकर मैच शुरू करवाना। ये भी ऑफिशियल का काम होता है कि विस्लिंग करके मैच को शुरू कराया जाए। आगे देखते हैं, अब है निर्णयन अधिकारी के खेल के दौरान कर्तव्य। जो ऑफिशियल है उसके खेल के दौरान क्या काम रहते हैं, क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, उनको देखते हैं। खेल में उत्पन्न स्थितियों पर नियंत्रण। जो खेल में जो स्थितियां जो भी उत्पन्न होती हैं उस पर उसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद दोनों टीमों के बीच ना हो। दूसरा है निष्पक्ष तथा सही निर्णय देना। ऑफिशियल को चाहिए कि वो एकदम निष्पक्ष और सही निर्णय दे, किसी भी टीम का सपोर्ट ना करे, चाहे वो टीम उसके खुद के ज़िले की हो, ठीक है, उसके खुद के गांव की हो, या उसके खुद के बच्चे उसके अंदर खेल रहे हों। ठीक है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का, ठीक है, उसको गलत डिसीजन नहीं देना चाहिए, एकदम जो सटीक डिसीजन है वही देना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है खेल में कम से कम हस्तक्षेप करना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आप विस्लिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे फाउल है या यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तभी आप वहाँ पे विस्लिंग करें, अन्यथा आप विस्लिंग ना करें। ठीक, जब आपको लगता है कि फाउल है या कोई ऐसी दुर्घटना घट रही है जहाँ पे हमको विस्लिंग करनी चाहिए, तभी विस्लिंग करें, और अन्यथा विस्लिंग ना करें। फिर आगे है चौथा पॉइंट है अन्य खेल अधिकारियों के साथ सहयोग। भाई आपस में सहयोग करेंगे तभी हमारा जो खेल है वही अच्छे से हो पाएगा, समय से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चौथे के बाद यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट है। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 हमारा है स्कोर शीट ढंग से भरना। जो हमारी स्कोर शीट होती है उसको ढंग से भरना चाहिए, ताकि पता चले कि किस टीम के कितने पॉइंट रहे। कबड्डी का मैच हो रहा है तो स्कोर शीट अगर हम भर रहे हैं तो वो अच्छे से भरें, ताकि पता चले कि किस टीम के कितने पॉइंट रहें। पॉइंट नंबर 6 हमारा यहाँ पे कहता है सही संकेतों का प्रयोग। जो सही संकेत हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कई प्रकार जैसे वॉलीबॉल में कई सारे संकेत हैं। ठीक है, कि बॉल बाहर गई तो उसका ये संकेत है, बॉल अंदर है उसका ये संकेत है। ठीक है, तो उसी जो संकेत सही है उसी संकेत का इस्तेमाल करना चाहिए। पता चला बॉल बाहर गई है और आप बॉल इन का संकेत दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन दिखाता है हमारी ऑफिस सेटिंग का। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर देखते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा। खेलों को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर यहाँ पर 8 है निर्णय शीघ्रता तथा दृढ़ता से देना चाहिए। यहाँ पे हमारे 8 पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किए हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर देखते हैं निर्णय अधिकारी के खेल के बाद के कर्तव्य। ठीक, अब उनकी ड्यूटीज़ हमारी क्या है, जब खेल हो गए हैं
तो उसके बाद की ड्यूटी क्या है, सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर है खेल को समाप्त घोषित करना। मतलब खेल ख़त्म हो गया है तो उसकी समाप्ति की घोषणा करना कि हमारा ये जो खेल है वो अब समाप्त हो चुका है, ताकि ऑफिस जहाँ पर जो भी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा है देखने वाले तो उसको पता चले कि खेल अब समाप्त हो चुका है। दूसरा है स्कोर शीट का निरीक्षण करके हस्ताक्षर करना। स्कोर शीट चेक करनी चाहिए कि हाँ ये स्कोर शीट ठीक है, इनके इतने पॉइंट हैं, इनको इतने पॉइंट हैं, ठीक है। उसके बाद ही ऑफिशियल को वहाँ पर अपने साइन करने चाहिए। तीसरा पॉइंट है टीमों के परिणामों की घोषणा करनी चाहिए। जो टीम का जो परिणाम आया उसकी उनको घोषणा करनी चाहिए कि ये टीम विनर रही है, इनके इतने पॉइंट है, ये टीम रनर रही है, इनके इतने पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट है दोनों टीमों के कप्तानों का स्कोर शीट पर हस्ताक्षर करवाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों कप्तानों के साइन जरूर कराने चाहिए जो भी स्कोर शीट बनती है, ताकि किसी प्रकार का अगर विवाद उत्पन्न होता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि देखिए दोनों कप्तान के साइन वहाँ पर थे, उस बिहाफ पे ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। फिर पांचवा पॉइंट कहता है खेल अधिकारियों की सभा बुलवाना। जो भी खेल अधिकारी हैं उनको एक पास इकट्ठा करना चाहिए जब भी खेल खत्म हो जाता है, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ कि हम एक कमेटी से जुड़े हुए हैं, कोई इधर है कोई उधर है, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि हमको कमेटी में नहीं रखा जा रहा है या हमको नहीं पूछा जाता। जब खेल खत्म हो जाए सबको एक पास एकत्रित होना चाहिए, ताकि अगर जो भी जो खेल अधिकारी हैं, जो भी खेल कराने वाले हमारे जो भी ऑफिशियल हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी पुरस्कार हो, कोई भी प्रमाण पत्र हो, उनको दिया जा सके, इसीलिए एक पास इकट्ठा किया जाता है। छठा पॉइंट है खेल अधिकारियों को प्रमाण पत्र देना। ठीक है, जो भी ऑफिसटिंग करते हैं उनको ऑफिसटिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि उनका जो मनोबल है, कुछ भी प्राइज़ दिया जाता है ताकि उनका मनोबल और बढ़े। और वो भी जब भी ऑफिसटिंग आपका जो मेरा मानना है कि जब भी ऑफिसटिंग होती है तो जो भी ऑफिशियल आते हैं हमें उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, ट्रॉफ़ी हो या तो कैश हो, ठीक है, सर्टिफिकेट हो, कुछ ना कुछ देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम बुलाते हैं तो वो ज़रूर आएँ और वो खुश होकर जाएँ, क्योंकि व्यक्ति अपना टाइम देता है। तो इस प्रकार अगर जब भी कहीं भी ऑफिसटिंग हो तो कुछ ना कुछ ऑफिशियल को देना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और मैंने कई सारी बीपीएड सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर पे मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। कई सारी टॉपिक प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे तो वो वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। और कोई भी टॉपिक पे या कोई भी बीपीएड 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर से कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।